गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगता है आपको तो दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करें और अपना बेल बटन ज़रूर ऑन रखें ताकि जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिले और आप उससे लाभान्वित हो सकें। अभी तक मैंने सिविल सर्विसेज के ऊपर में वीडियो बनाया है और कुछ जनरल वीडियो बनाए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वीडियो लेके आ रहा हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है वह है स्ट्रैटेजी फॉर नीट। बहुत कॉमन बात है, जो नीट की तैयारी करते हैं पूरे भारतवर्ष में तो उनको तरह तरह के गाइडलाइन हैं, अलग अलग कोचिंग है, अलग अलग टीचर्स हैं, उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाता है नीट का। लेकिन आज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा बिल्कुल ये यूनिक है, बिल्कुल अलग है और इसमें बहुत खास चीज़ें हैं। शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और मैं अभिभावकों के लिए भी बोलता हूँ कि आप भी इन वीडियो को सुने ताकि अपने बच्चों को उस अनुरूप गाइड कर सकें और उसको मॉनिटर कर सकें कि क्या उस चीज़ को फॉलो कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला जो बहुत बेसिक बात है कि नीट में 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये सबको पता है, इसमें कोई बहुत क्लासिकल बात नहीं है। जो भी नीट की परीक्षा देते हैं उन्हें सबको पता है कि बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस आते हैं और वो 360 मार्क्स का होता है। केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस होता है और वो 180 मार्क्स का होता है। उसी तरह से फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस होता है, 180 मार्क्स का होता है। आज जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उसको हम लोग इस पे कॉन्फाइन करेंगे, बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आएंगे। और जो स्टूडेंट आज का वीडियो ठीक से देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे, समझिए खास करके जो स्टार्टर बच्चे हैं जो इस साल अब 10th का एग्जाम दे रहे हैं और आगे वो नीट का तैयारी करेंगे, उनके लिए तो ये वरदान साबित होने वाला है। तो आप इनको फॉलो कीजिए और इसमें जो छुपी हुई मूल बातें हैं उनको अडॉप्ट कीजिए, फिर आपकी तैयारी बहुत स्मूथली और बहुत आसानी से परिपूर्ण होगी। तो आज हम बायो के बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इसका जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी, हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस लीक है, आउट इन द सेंस जो आपका सोर्स है मटेरियल वो फिक्स है, उसी में से सारे क्वेश्चंस आने हैं। और अभी तक का जो ट्रेंड है, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, ये सबको पता है। सब लोग को मालूम है कि बायोलॉजी के 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने हैं, उसके बावजूद लोग उसको सही से फॉलो नहीं करते क्योंकि उनके पास एक टेक्निक नहीं है। टीचर्स भी बता देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन साथ में उनको कई तरह के मटेरियल चिप देते हैं और उनके पीछे वो भागते रहते हैं स्टूडेंट्स, और ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल। तो मैं सबको कहता हूँ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप हमारी बात को ध्यान से सुने, उसको फॉलो कीजिए और आपको मॉड्यूल और हाई फाई मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और आप बहुत स्मूथली, बहुत इजीली, बहुत आसानी से जो इसमें 360 मार्क्स है, आउट ऑफ 360 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी कह रहा था कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने हैं। 11th 12th की 2 किताब है आपके पास, उन्हीं 2 किताब में से आना है, कहीं और बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आखिर हम लोग उसमें कैसे 100% एफिशिएंसी बनाएं। बहुत बच्चे ला रहे हैं मार्क्स, लगातार स्कोर कर रहे हैं 360 आउट ऑफ 360, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। जो बच्चे 360 आउट ऑफ 360 अचीव कर रहे हैं तो उनका स्ट्रेटजी बहुत फुल प्रूफ होता है और वो इन्हीं सब सारे स्ट्रेटजीज के ऊपर में काम करते हैं और वो फिर मार्क्स अचीव करते हैं। तो जब बायोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे अभी, जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए जो एनसीईआरटी आपका 11th एंड 12th क्लासेस की 2 किताबें हैं और 11th में 5 यूनिट है, 22 चैप्टर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 343 है। उसी तरह से 12th में 5 यूनिट है, 16 चैप्टर्स हैं और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपको पढ़ने हैं 286 है। अगर इसको हम लोग सही से देखें तो दोनों 11th एंड 12th का एनसीईआरटी मिला के 10 यूनिट है, चैप्टर्स कितने 38 हैं और जो नंबर ऑफ पेजेस हैं जो आपको पढ़ना है वो 629 है। अब ये देखिए, यहीं से हम लोग एक आइडिया ड्रेन करेंगे कि 629 पेज है और इन 629 पेजेस में से आपका 90 क्वेश्चन, ये जो हम लोग 90 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं 629 पेजेस में से आने हैं। तो हम लोग क्यों नहीं इन 629 पेजेस को इस तरह से गेट बाय हेड करें, इस तरह से उनके ऊपर कमांड करें ताकि हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से, बहुत बिना किसी कंफ्यूजन का, बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के बहुत आराम से सॉल्व कर सके। तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि 90 क्वेश्चंस हैं और पेजेस हैं कितने 629।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 टाइम्स मैंने एक फॉर्मूला निकाला है कि 100 टाइम्स को एनसीईआरटी पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? 100 टाइम्स। ये मैं कैलकुलेटेड बताऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल बोल दिए कि 100 बार एनसीईआरटी पढ़ जाओ। अभी मैं आप लोगों का उसका फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे आप 100 बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 2 साल के अंदर में। जो मेडिकल की तैयारी करते हैं 11th एंड 12th, उन 2 वर्षों में आप 100 टाइम्स विदाउट एनी फेल, बहुत आराम से, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर, खूब आराम से इसको कर सकते हैं। उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इस कैलकुलेशन को आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेरा कहना है कि अगर हम लोग एक पेज को आइडियल मान लेते हैं कि 1 पेज को, हम लोग एक पेज को अगर मान लेते हैं कि कितना टाइम लगता है पढ़ने में, जैसे अभी मैंने कई राउंड टेस्ट किया तो एक पेज को पढ़ने में 5 मिनट लगता है, लेकिन मैं स्टूडेंट के नजरिए से देखता हूं कि एक पेज को एक बार पढ़ने में फर्स्ट टाइम रीडिंग करते हैं तो 10 मिनट्स का टाइम लगता है। अब इसको गौर से, इस फॉर्मूला को गौर से देखिए कहीं, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम लोग 100 टाइम्स रीडिंग का एक सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं क्या कह रहा था कि अगर कोई पेज है एनसीईआरटी का, उसको आप अगर शुरू से अंतिम तक पढ़ेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड ऑफ द पेज, तब आपको 10 मिनट का टाइम मैक्सिमम लगेगा। जो स्टूडेंट के नजरिए से कह रहा हूं मैं खुद अभी बहुत स्लोली पढ़ के देखा, 5 मिनट्स 4.5 मिनट्स ऐसा लगता है। तो जिसमें पूरे पेजेस लिखे रहते हैं, गैप वाले नहीं, उसमें मैंने ढूंढ के निकाला। अगर उसी पेज को आप तुरंत में दूसरी बार पढ़ेंगे तो 8 मिनट का टाइम लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो 6 मिनट का, इस तरह से टाइम घटता चला जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि एक पेज पढ़े, उसको पहली बार पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े, चौथी बार पढ़े, तो हर बार आप पढ़ते चले जाएंगे तो टाइम आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग 5 रीडिंग लगाते हैं तो उसमें हमारा टाइम निकलता है 30 मिनट का। समझिए, 5 रीडिंग लगाने में हमको 30 मिनट्स का टाइम लगता है। कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अगर एक दिन में आप सपोज कीजिए कि 2 घंटा स्पेयर करते हैं बायोलॉजी के ऊपर में, आपका मतलब रूटीन है, आप 4 घंटा 5 घंटा कोचिंग में जाते होंगे या स्कूल जाते होंगे, उसके अलावे अगर 6 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 2-2 घंटा हम लोग, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायोलॉजी का टाइम अगर हम लोग देखते हैं, तो हमारा 2 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट गुना 120, यानी 120 मिनट्स अगर आप रोज बायोलॉजी को दे रहे हैं, उसमें से हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 5 रीडिंग लगाने में हमारा 30 मिनट जाता है, तभी भी हमारे पास 90 मिनट्स का टाइम शेष है। अब आप सोचिए कि 5वां रीडिंग लगाते के बाद जब आप 6 7 8 9 10 इस तरह का रीडिंग लगाएंगे तो उनका टाइमिंग कितना आएगा? 1 मिनट। कभी एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो टाइमिंग आपका 10 सेकेंड 20 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब सोचिए कि इस तरह से अगर हम लोग देखें, एक दिन में एक पेज को ही हम आइडियल मान के चले तो हम लोग उसको पहला 5 रीडिंग 30 मिनट में, उसके बाद 1-1 मिनट करके जो हमारा 90 मिनट का टाइम स्पेयर शेष है, तो 90 रीडिंग लगा सकते हैं। तो 90 प्लस 5, सोचिए 95 रीडिंग आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर एक दिन में एक पेज का तो ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन 2 साल में आप समझिए 365 इंटू 2 कितना हो गया? 730 डेज का टाइम है। ये आपका 730 डेज का टाइमिंग है। अब आप सोचिए कि ये 730 डेज और आपके पास पेजेस कितने हैं, इनको आप देखिए, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए कि 629 पेजेस पढ़ने हैं और आपके पास टोटल 2 साल में 730 डेज है। तो कितना, अभी भी आपके पास लगभग 100 डेज स्पेयर टाइम्स हैं शेष। इन 100 डेज को आप, फेस्टिवल्स हैं, आपका अपना कुछ कभी मन नहीं हुआ पढ़ने का, कभी घर फैमिली गैदरिंग हो गया, इसमें हम लोग उसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो यानी अगर एक दिन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो आप इस गणना में देखिए कितना आसानी से 100 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। जब आप 100 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तब आपका सारे क्वेश्चंस, जो 90 के 90 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं 629 पेजेस में से आने हैं। और जब 100 बार पढ़ा हुआ रहेगा तो समझिए उसका लाइन बाय लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक पैराग्राफ, एक एक उसका जो फ्लो चार्ट है, उसके जो टेबल्स हैं, सब आपको याद रहेगा। और जब क्वेश्चंस आएगा तो विदाउट एनी कंफ्यूजन उसको आंसर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अगर हम लोग 90 क्वेश्चन का 100% स्कोर करते हैं तो 360 मार्क्स आपको अचीव होता है। अगर 89 क्वेश्चन अचीव आप सही करते हैं तो 355 मार्क्स होता है। इस तरह से हम लोग अगर मिनिमम 85 क्वेश्चन भी कर लेते हैं
ये मैंने एक बेस बनाया है जहाँ से कि आपका MBBS में होना लगभग तय है, तो 335 मार्क्स है। अब आप सोचिए कि केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी के बाद थोड़ा इजी होता है केमिस्ट्री करना, अगर वहाँ 85% मार्क्स अचीव करते हैं आप कम से कम, तो 153 मार्क्स आएगा। और फिजिक्स में थोड़ा टफ होता है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, कई कई बच्चों के लिए फिजिक्स भी ज़्यादा अच्छा होता है। तब आप देखिएगा कि ये जो आपके पास 423 नंबर आ रहे हैं, देखिए इतना इजी मतलब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 85 क्वेश्चन अगर हम लोग एटलीस्ट बायो में सॉल्व करते हैं तो इतना हमारा 335 मार्क्स आएगा। और अगर हम लोग 85% स्कोर करते हैं केमिस्ट्री में तो 153, और अगर 75% स्कोर करते हैं फिजिक्स में तो 135। इस तरह से 623 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं बहुत इजीली। और इतना करेंगे तो आपका श्योरिटी है कि MBBS तो मिलना ही मिलना है। अब हर जगह अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करें, थोड़ा यहाँ इंक्रीज करें, थोड़ा यहाँ इंक्रीज करें, तो समझिए आपका रैंक इंप्रूव होता चला जाएगा। तो ये एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है और ये कैलकुलेटिव है और ये अचीवेबल है। जो बच्चे समझिए 360 मार्क्स आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं, तो वो सारे बच्चे इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं, वो 100 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री के लिए भी लगभग यही फॉर्मूला है कि केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम सवाल मोर देन 90% सवाल एनसीईआरटी से आते हैं, तो वहाँ भी अगर उसको आप करेंगे तो वहाँ भी स्कोर आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो इनको अब आजमा के देखिए, जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि हमको नीट देना है, तो वो इन फॉर्मूला पे अभी से चलना शुरू करिए। आप फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद आप इस फॉर्मूला को अडॉप्ट कर लीजिए। देखिए कि आपके 2 साल के अंदर में 100 टाइम्स, ये तो मैंने मिनिमम बताया। और जिस तरह से हमारा कैलकुलेशन है कि जब एक समय ऐसा आएगा कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में आपका एक पेज खत्म हो जाएगा, जब आपका मल्टीपल रीडिंग किया हुआ रहेगा, टीचर से आपका समझा हुआ रहेगा, कंटेंट आपको सब क्लियर है, तो केवल उसके इन्फॉर्मेशंस को अपने दिमाग में डालना है और उसको रिकॉल करना है, मेमोराइज करना है, तो वो बहुत आसान है। मल्टीपल रीडिंग के माध्यम से आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चॉइसेस जब आप देखेंगे तो कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिविजन के ऊपर में। जो बच्चे बहुत सीरियस हैं, वो अगर एक एग्जामिनेशन सेशन को 2 साल मान के चलते हैं, तो वो इन 100 डेज का भी इस्तेमाल करेंगे और बाहर ज़्यादा, मतलब इन 100 डेज में तो समझिए अंतिम जब शुरू वाला 10-20 आप रीडिंग लगा के देखिए ना, 10-20 रीडिंग जैसे ही आप लगाएंगे तो आपके उसके बाद तो पन्ना पलटेंगे तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको लगेगी कि मुझे याद है, तो फट से पन्ना पलटेंगे और इस तरह से भाई अंतिम 100 डेज में आप उनको और 100 बार कर सकते हैं। इस तरह से मतलब अगर जो सही से प्लान करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो समझिए कि वो मोर देन 200 टाइम्स 300 टाइम्स एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकता है। और ऐसा बच्चा 90 में 90, ये जो हमने एक देखा है, ये देखिए, ये और 90 क्वेश्चन पूरा का पूरा वो सॉल्व कर सकता है और वो 360 मार्क्स को अचीव कर सकता है। अगर हार्ड लक एक आध 2 क्वेश्चन उसका नीचे भी जाता है, तभी भी यहाँ आके अटक सकता है वो बहुत इजीली। कई बच्चों के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं इसको, और वो हमारा परिणाम मिला है। जो भी स्टूडेंट चाहे वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर भी क्यों ना हो, अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है तो समझिए मैंने देखा है कि एवरेज 85% पे जाके वो जरूर अटकते हैं। ये एवरेज है हमारा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे, दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो 90 स्कोर कर लेते हैं, 89 कर लेते हैं, 88 कर लेते हैं, 87 कर लेते हैं, इस तरह से। और जो मतलब इन स्ट्रेटजी को नहीं मानते हैं, मॉड्यूल के पीछे यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, तो वो समझिए उनका स्कोर धीरे 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 नीचे चला जाएगा। तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए और आप एकदम फाइंड आउट कीजिए और इसको स्टिक कीजिए। देखिए कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तो हुई मतलब नीट के बायोलॉजी का समझिए ट्रेंड एनालिसिस, कैसे हम लोग उसको कवर करेंगे, कैसे हम लोग 360 मार्क्स अचीव करेंगे, उसके बारे में मैंने बताया। और आगे मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी लेके कभी आऊँगा, उसके बारे में बताऊँगा। और मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ यहाँ आप लोगों के साथ कि धीरे धीरे पूरे बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जहाँ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे इसको समझना चाहिए, उन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके लेके आऊँगा अगला 1 ईयर में या 6 मंथ्स में। धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की टॉपिक्स को मैं लेकर आऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा और अपने बेल बटन को ऑन करना भी मत भूलिएगा। दूसरों को जरूर रिकमेंड कीजिएगा।
और मैं अंतिम में एक यही फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक क्रिएटिव सोसाइटी निर्माण में अपना योगदान देना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो भी हुनर है, जो भी मैंने सीखा है, जो भी कैपेबिलिटी है हमारा, मैं उनको दूसरे लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नीट के बच्चों, नीट के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, उन तक इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आगे भी शेयर करते रहेंगे ताकि उनको हमारी बात पहुंच सके और जो मैं कंटेंट लेकर आऊँगा बायोलॉजी का, वह भी उन तक पहुंच सके और उनसे वो लाभान्वित हो सकें। खास करके जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं, तो उनके लिए तो मेरा विशेष ये है मतलब एफर्ट है कि वो वैसे बच्चे भी सफलता का परचम लहराएं और बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करें, अच्छे रैंक से वो पास करें। इनके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और जिनको भी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक बायोलॉजी में लगता है कि मुझे समझ में नहीं आती है, तो वो ज़रूर मुझे मैसेज में लिख सकते हैं, मैं या फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो वो मेरा सारे फ़ोन नंबर्स सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। आप मैसेज करिए और उसका मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोड्यूस करूँगा ताकि दूसरे बच्चे भी उनसे लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।